Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 24 January 2022 and today's important nursing competitive exams important MCQs are: first question, dyspnea associated with congestive heart failure is primarily due to किसी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में डिस्पनिया होने का प्राइमरी कारण क्या होता है? ऑप्शन ए, ब्लॉकेज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी बाय एम्बोलस. ऑप्शन बी, accumulation of fluid in interstitial space and alveoli of the lungs. Option C, blockage of bronchi by mucus secretion. Option D, compression of lungs by dilated heart. What is the primary purpose, primary reason of developing dyspnea? The right answer is option B. Accumulation of fluid in interstitial space of alveoli of the lungs. सारी टर्मिनोलॉजी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फाइनली आप इसे समझ पाएंगे कि किस प्रकार से ये कंडीशन डेवलप होती है. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में हमारा हार्ट बॉडी की डिमांड के अनुसार पंप नहीं कर पाता और इस कंडीशन के डेवलप होने के लिए इस हार्ट के चारों तरफ एक्सेसिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना है. हार्ट के चारों तरफ इतना ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है कि ये हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, रिलैक्स नहीं हो पाता, जिससे इसका पंपिंग एक्शन प्रभावित होता है और बॉडी पार्ट्स तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती. पेशेंट में जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन धीरे धीरे पूरी बॉडी में देखने को मिलेगा. शरीर के हर हिस्से में फ्लूइड रुकने लगेगा, फ्लूइड रिटेंशन होने लगेगा. इस सिचुएशन में हमारे जो लंग्स होते हैं, इन लंग्स के आसपास भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, इसके चारों तरफ भी फ्लूइड इकट्ठा होने लगेगा और इस फ्लूइड की वजह से इन लंग्स के ऊपर भी दबाव पड़ेगा और ये भी प्रॉपर तरीके से फूल नहीं पाएंगे, सिकुड़ नहीं पाएंगे, यानी इसका इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन नहीं हो पाएगा. और यही कारण है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट में डिस्पनिया डेवलप होता है. डिस्पनिया का मतलब होता है सांस लेने में तकलीफ होना. पेशेंट के लंग्स प्रॉपरली फैल सिकुड़ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से पेशेंट में डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रहा है. होपफुली दिस इज क्लियर. Question number 2. As a nurse, you will know if the person has a mood disorder if. As a nurse, आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस फाइंडिंग के होने पर पेशेंट में मूड डिसऑर्डर है ये पहचाना जा सकता है. ऑप्शन ए, हैज़ अ फ्लाइट ऑफ आइडियाज. ऑप्शन बी, हैज़ अ फ्लैट अफेक्ट. ऑप्शन सी, has a paranoia. Option D, has an illusion. मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड फाइंडिंग देखनी है आपको यहां पर. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. अगर क्लाइंट को, अगर पर्सन को फ्लैट अफेक्ट है तो इस सिचुएशन में पेशेंट मूड डिसऑर्डर से सफरिंग है. आइए इसके बारे में और जान लें. वर्चुअल एब्सेंस ऑफ इमोशनल रेस्पॉन्स टू अ सिचुएशन और कंडीशन कॉल्ड अफेक्ट विच इज प्रेजेंट इन टू अफेक्टिव डिसऑर्डर और मूड डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन. देखिएगा, मूड डिसऑर्डर का एग्जाम्पल होता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन वाला पेशेंट आप ये जानते हैं कि उसे कुछ भी बात करने की कोशिश की जाए, कोई भी अच्छी चीज़ बताई जाए तो वो कभी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, हमेशा एक ही तरह से रहता है, ना तो कभी भी एक्साइटेड फील नहीं करता. सो आप इस हिसाब से कह सकते हैं कि मूड डिसऑर्डर के होने पर
पर्सन जो है फ्लैट होता है, यानी कि उसमें एक जैसा मूड हमेशा बना रहता है, वो कभी भी खुश नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इज डिस्प्लेड। इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि पॉल बनल टेस्ट जो है वो किस पर्पस से किया जाता है। तो इसका आंसर है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पॉल बनल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, और अगर आप एम्स नॉर्सेट एग्जाम 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following condition is common in second trimester of pregnancy? आपको बताना है प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 13 वीक्स से लेकर 28 वीक्स की ड्यूरेशन के बीच कौन सी फाइंडिंग इंपॉर्टेंटली देखने को मिलती है। ऑप्शन ए मैस्टाइटिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ऑप्शन सी फिजियोलॉजिक एनीमिया, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको सेलेक्ट करना है मोस्ट कॉमन कंडीशन। The right answer is option C. प्रेगनेंसी की सेकेंड स्टेज में फिजियोलॉजिक एनीमिया डेवलप होता है। फिजियोलॉजिकल एनीमिया हीमोडाइल्यूशन इफेक्ट के कारण देखा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेरिकोसील? वेरिकोसील का कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? फिमोसिस, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इनफर्टिलिटी या फिर कैंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज इनफर्टिलिटी। आइए जान लेते हैं कि एग्जैक्टली वेरिकोसील क्या है। वेरिकोसील का मतलब है अगर किसी पर्सन के, किसी मैन के स्क्रोटम एरिया की वेन्स के अंदर एनलार्जमेंट हो जाए। स्क्रोटम एरिया जो वह एरिया है जिसमें पर्सन के टेस्टिस रहते हैं, अगर इस स्क्रोटम एरिया की वेन्स के अंदर एनलार्जमेंट हो जाए तो इस कंडीशन को आप वेरिकोसील के नाम से जानते हैं। और इस डिजीज कंडीशन के कारण क्लाइंट में इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 7, राइपनिंग ऑफ सर्विक्स अकर ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर? आपको बताना है लेबर की किस स्टेज में राइपनिंग ऑफ सर्विक्स यानी सर्विक्स बिल्कुल लेबर के लिए तैयार रहती है, तैयार हो जाती है। ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में या फिर फोर्थ स्टेज में। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज। याद रखिएगा फर्स्ट स्टेज में सर्वाइकल राइपनिंग इफेसमेंट आदि देखने को मिलते हैं। फर्स्ट स्टेज की शुरुआत ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने से लेकर फुल सर्वाइकल डायलेशन होने तक होती है, जो कि 10 सेंटीमीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 8, रेक्टल थर्मामीटर नीड टू बी इंसर्ट अप टू। आपको बताना है कि किसी क्लाइंट में रेक्टल रूट से टेम्परेचर लेते समय रेक्टल थर्मामीटर को आप कितना इंसर्ट करेंगे? आधा से 1 इंच, 1 से 2 इंच, 1.5 से 2.5 इंच या 2 से 3 इंच। रेक्टल थर्मामीटर जो होता है उसके आगे वाले हिस्से में इस प्रकार का बल्ब बना होता है, और जो ओरल थर्मामीटर होता है वो बिल्कुल आगे वाला जो इस पार्ट है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। दिस इज द रेक्टल थर्मामीटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमेशा याद रखेंगे
रेक्टल रूट से टेम्परेचर लेते समय रेक्टल थर्मामीटर को आप आधा से 1 इंच इंसर्ट करेंगे। 1 इंच इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 इंच इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट साइज। इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको वैसे ही बताना है, इंपॉर्टेंट है। ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट का साइज कितना होता है, कितने सेंटीमीटर होता है? द राइट आंसर इज 10.5 सेंटीमीटर। ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट साइज जो है 10 सेंटीमीटर का होता है, 10.5 सेंटीमीटर्स का होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, डायगोनल कॉन्जुगेट का साइज बताना है आपको। द राइट आंसर इज 12 सेंटीमीटर। डायगोनल कॉन्जुगेट का साइज 12 सेंटीमीटर होता है। ये दोनों ही साइज इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट का साइज यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 10.5 सेंटीमीटर्स, और डायगोनल कॉन्जुगेट का साइज अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 12 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 11, mean cardiac output is comparatively high in fetus and is estimated to be। अगर आप किसी फीटस में मीन कार्डियक आउटपुट देखते हैं तो ये नॉर्मली दूसरे एज ग्रुप के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये कितना होता है ये आपको बताना है। 500 ml पर मिनट, 120 ml पर मिनट, 200 ml पर मिनट, या फिर 350 ml पर मिनट। गौर कीजिएगा, मीन कार्डियक आउटपुट की बात की जा रही है यहां पर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हम टोटली जो मीन कार्डियक आउटपुट है उसे 350 ml पर मिनट के हिसाब से मानते हैं। मीन कार्डियक आउटपुट इज कंपैरेटिवली हाई इन फीटस and is estimated to be 350 ml per kg per minute. Question number 12, X aggregated feeling of well-being is called as। अगर किसी क्लाइंट को ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है और बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ है, यानी एक्स एग्रीगेटेड फीलिंग्स शो करता है, तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है? एस्टेसी, यूफोरिया, एम्पैथी, डेल्यूशन। एक्स एग्रीगेटेड फीलिंग ऑफ well-being। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, इट इज कॉल्ड यूफोरिया। इट इज कॉल्ड यूफोरिया। Euphoria means an aggregated feeling of well-being or elation। ऑप्शंस में बताई दूसरी टर्म्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है एस्टेसी। एस्टेसी मीन्स एक्सिलरेटेड ट्रेस लाइक कंडीशन और स्टेट ऑफ एक्सिलेटेड डिलाइट। एक्सटेसी में भी क्लाइंट जो है पॉजिटिव फील करता है, स्वस्थ फील करता है, हैप्पी फील करता है, डिलाइटेड फील करता है। नेक्स्ट आता है एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स अवेयरनेस ऑफ द फीलिंग्स, इमोशंस एंड बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन एंड देयर मीनिंग एंड सिग्निफिकेंसेस। एम्पैथी शब्द का मतलब है किसी और की इमोशंस, बिहेवियर आदि को लेकर जागरूक रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ किसे कहा जाता है? द राइट आंसर इज
कॉलेरा। याद रखेंगे, कॉलेरा को हम फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ के नाम से जानते हैं और ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि विब्रियो कॉलेरा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 is considered mood disorder which include occurrence of depression, depressive episode and one or more elated mood episode। आपको उस डिसऑर्डर का नाम बताना है जिसमें पेशेंट कुछ समय के लिए डिप्रेस फील करता है, कुछ समय के लिए एक्साइटेड फील करता है, फिर डिप्रेस फील करता है, फिर एक्साइटेड फील करता है, यानी कि अल्टरनेट अकरेंस होती है। ऑप्शन ए डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, डेल्यूशनल डिसऑर्डर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। कभी पर्सन डिप्रेस्ड फील करेगा, कभी हैप्पी फील करेगा, एक्साइटेड फील करेगा, ये सीक्वेंशियल चलता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑल द फॉलोइंग आर न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट। इन चारों ऑप्शंस में से 3 डिसऑर्डर न्यूरोटिक डिसऑर्डर के एग्जाम्पल हैं, एक को छोड़कर। वो एक कौन सा है ये आपको सेलेक्ट करना है। कन्वर्जन डिसऑर्डर, मेनिया, एक्सोजीनस डिप्रेशन या फिर फोबिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज मेनिया। याद रखिएगा, मेनिया इज नॉट अ न्यूरोटिक डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 17 द सिम्टम एट 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूड्स। 6 से 8 सप्ताह की प्रेगनेंसी में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एमेनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। ऑप्शन बी मॉर्निंग सिकनेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन एंड क्विकनिंग। ऑप्शन सी एमेनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। ऑप्शन डी एमेनोरिया एंड क्विकनिंग। The right answer is option C। 6 to 8 वीक्स का जो पीरियड है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कहलाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो पहला ट्राइमेस्टर है वो 0 से 12 वीक्स के बीच माना जाता है और इस इनिशियल पीरियड में वुमेन में एमेनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन एंड ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट जैसी फाइंडिंग देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बाइंड स्कोर इज यूज्ड फॉर। बाइंड स्कोर का इस्तेमाल आप किस जगह पर करेंगे। द राइट आंसर इज, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि बाइंड स्कोर का फुल फॉर्म है क्या। BIND स्टैंड्स फॉर बिलिरुबिन इंड्यूस्ड न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन। बिलिरुबिन की वजह से क्लाइंट में न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस का डेवलप होना, इस चीज का असेसमेंट इस स्कोर द्वारा किया जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, टू असेस द न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन इन जॉन्डिस। हम सभी जानते हैं कि जॉन्डिस डिजीज में बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है और इस बिलिरुबिन या जॉन्डिस कंडीशन के कारण पेशेंट में कौन कौन सी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही है, इसका असेसमेंट इस टेस्ट द्वारा किया जाता है। बिलिरुबिन इंड्यूस्ड न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए।
आइए बिलीरुबिन से जुड़े कुछ और पॉइंट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें भी डिस्कस कर लें। नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल इन न्यूबॉर्न बेबी इज 5 mg/dl। न्यूबॉर्न बेबी में बिलीरुबिन का नॉर्मल लेवल 5 mg/dl होता है। 5 mg/dl। Bilirubin level in physiologic jaundice less than 15 mg/dl। अगर किसी क्लाइंट को जॉन्डिस है और उसका लेवल 15 mg/dl से कम है तो ये जॉन्डिस का टाइप फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाएगा। Bilirubin level in pathological jaundice more than 15 mg/dl। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में 15 mg/dl से ज़्यादा बिलीरुबिन का लेवल होता है। सिंपली कहें तो अगर क्लाइंट में बिलीरुबिन का लेवल 15 mg/dl से कम है तो आप कहेंगे इट इज़ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, और अगर लेवल ज़्यादा है तो आप कहेंगे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। Question number 19. The appropriate needle size for blood transfusion in an adult is। किसी अडल्ट पर्सन में ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के लिए एप्रोप्रिएट निडल साइज कौन सा होगा? 12 to 16 गॉस, 16 to 20 गॉस, 18 to 24 गॉस, 22 to 26 गॉस। The right answer is option B. Option B is correct here. याद रखिएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए 18 गॉस साइज परफेक्ट साइज माना जाता है, लेकिन फिर भी आप अगर रेंज में आंसर को सिलेक्ट करना चाहें तो 16 to 20 को सिलेक्ट करेंगे। दिस इज द ट्रू ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20. To perform catheterization, the nurse should place the woman in। किसी फीमेल को कैथेटराइज करते समय कौन सी पोजीशन दी जाती है? डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन या फिर साइडलाइन पोजीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। फीमेल को कैथेटराइज करते समय डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन दी जाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। इस पोजीशन को देते समय वुमेन को सुपाइन लेटाया जाता है और उसके बाद इसकी दोनों लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी लेग्स को हम नीज से फ्लेक्स्ड कर देते हैं और इस सिचुएशन में दोनों पैरों के बीच का स्पेस लगभग 1 फीट के आसपास होना चाहिए। दिस पोजीशन इज कॉल्ड डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। Knees are flexed, women in supine, and the gap between both the lower extremities 1 feet. Question number 21. The drug used in excessive oral respiratory secretions of the dying is। एक पर्सन जो कि लगभग डेड होने वाला है, इस पर्सन से एक्सेसिव ओरल या रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस आ रहे हैं, इन्हें रिड्यूस करने के लिए कौन सी ड्रग इस्तेमाल की जा सकती है? ऑप्शन ए ग्लाइकोपायरोलेट, ऑप्शन बी फिसोस्टिगमाइन, ऑप्शन सी निकोटीन, ऑप्शन डी एड्रेनालिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पर हम ग्लाइकोपायरोलेट मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट। टर्मिनल रेस्पिरेटरी सिक्रीशन नोन एज डेथ रेटल और नॉइजी ब्रीथिंग are often observed in imminently dying person before 24 hours।
जब किसी पर्सन की डेथ होने वाली होती है तो इसकी डेथ से लगभग 24 घंटे पहले पेशेंट की बॉडी में रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस रिलीज होते हैं। इन्हें हम डेथ रैटल्स या नॉइजी ब्रीथिंग के नाम से भी जानते हैं। इन विच इट प्रोवाइड्स अ साइडलाइन पोजीशन विद हेड एलिवेशन, और इस सिचुएशन में क्लाइंट को साइडलाइन पोजीशन देनी चाहिए या उसका हेड एलिवेटेड करना चाहिए। साइडलाइन विथ हेड एलिवेशन पोजीशन देनी चाहिए। और इस सिचुएशन में इन सिक्रीशंस को कम करने के लिए हम ग्लाइकोपायरोलेट और एट्रोपिन जैसी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर रिवीजन ओनली। क्वेश्चन नंबर 22, nurse carrying a high risk pregnant lady with heart diseases must know which one of the following valvular lesion caused that during labor। एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसे जो कि हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज पर है, और आपको बताना है कि कौन सा वॉल्व्यूलर लीजन यदि प्रेग्नेंट वुमेन में हो तो उसकी लेबर के दौरान डेथ होने की चांस सबसे ज़्यादा होती है। एरोटिक स्टेनोसिस, एरोटिक रिगर्गिटेशन, मिट्रल स्टेनोसिस या मिट्रल रिगर्गिटेशन। किस वैल्व्यूलर लीजन के कारण लेबर स्टेज में डेथ होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एरोटिक स्टेनोसिस। एरोटिक स्टेनोसिस कंडीशन के कारण लेबर के दौरान वुमेन की डेथ होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। Mitral stenosis is a commonest heart disease, occurs during pregnancy 80%। प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी हार्ट डिजीजेस डेवलप होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा यानी 80% मिट्रल स्टेनोसिस देखा जाता है। इट्स मॉर्टेलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेंजेस बिटवीन 5 to 15%, और इस डिजीज़ के द्वारा लगभग 15% तक वुमेन्स की डेथ हो सकती है। मॉर्टेलिटी ड्यू टू एरोटिक स्टेनोसिस इज हाईएस्ट ड्यूरिंग पेरीनेटल पीरियड अबाउट 30%। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो डेथ है वो होगी एरोटिक स्टेनोसिस कंडीशन की वजह से, जो कि हाईएस्ट है, 30% तक है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 23, नॉर्मल पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। आपको पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बताना है। द राइट आंसर इज 6 to 12 mmHg। कैपिलरी वेज प्रेशर जो है 6 से 12 mmHg होता है। Question number 24. The nurse is caring for several mother-baby couplets in planning care of which of the couplets, which mother would nurse expect to have most severe after birth pains? कई मदर बेबी कपलेट्स आपके अंडर में है, आप उन सभी की केयर कर रहे हैं। किस वुमेन में बर्थ पेन सबसे सीवियर होने की चांसेस हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, G4P1 patient who is breastfeeding her infant, G3P3 patient who is breastfeeding her infant, G2P2 cesarean patient who is bottle feeding her infant, G3P3 patient who is bottle feeding her infant। The right answer is option B. It is G3P3 patient who is breastfeeding her infant। ग्रेविडा 3, पैरा 3 पेशेंट जो कि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है, उसमें
बर्थ पेन की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। ब्रेस्ट फीडिंग विल इंक्रीज birth pain due to increased secretion of oxytocin causing sucking of the baby। देखिएगा, जब बच्चा ब्रेस्ट को सक करता है तो उस समय मिल्क को इजेक्ट करवाने के लिए हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ऑक्सीटॉक्सिन का रिलीज किया जाता है और इसी हार्मोन के द्वारा मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स से ब्रेस्ट से मिल्क जो है बच्चे के माउथ तक पहुंचता है। लेकिन इस ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन के इफेक्ट की वजह से मदर में बर्थ पेन इंक्रीज हो जाता है। मल्टीपेरस वुमेन ऑल्सो हैव मोर चांसेस ऑफ आफ्टर बर्थ पेन। और याद रखिएगा, मल्टीपेरस वुमेन में इस पेन के डेवलप होने की संभावना ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 25। Following an industrial accident in which a client sustained a severe craniocerebral trauma, the client develops the complication of diabetes insipidus. A nurse suspects this complication occurring when observing which symptom? किसी क्लाइंट को सीवियर क्रेनियोसेरेब्रल ट्रॉमा हुआ और उसके बाद उसे डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज कंडीशन हो गई एज अ कॉम्प्लिकेशन। एज अ नर्स आप किस फाइंडिंग को ऑब्जर्व करने पर इस डिजीज के प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक बार फिर से समझ लीजिएगा, किसी क्लाइंट को सर पर चोट लगी और सर पर चोट लगने के बाद उसमें डायबिटीज इंसिपिडस डेवलप हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। एज अ नर्स आपको उस फाइंडिंग को सेलेक्ट करना है जो कि इस डायबिटीज इंसिपिडस होने को बताता हो। आपके ऑप्शंस हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिनरी आउटपुट, ऑप्शन सी एलिवेटेड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन डी डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कौन सी फाइंडिंग डायबिटीज इंसिपिडस होने को बता रही है? The right answer is option B. It is large amount of urinary output। याद रखिएगा, जब भी किसी पर्सन के हेड में इंजरी होती है, हेड इंजरी होती है, तो वहाँ पर इस क्लाइंट के पिट्यूटरी ग्लैंड के प्रभावित होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ADH का सिक्रीशन करती है, जो कि हमारे यूरिन के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट को पोस्टीरियर पिट्यूटरी में चोट लग गई और उसके बाद ADH का रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो इस सिचुएशन में पेशेंट की बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिनेशन देखा जाएगा, बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोडक्शन होने लगेगा। सो हम कह सकते हैं कि अगर क्लाइंट में बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट है और उसको हेड इंजरी हुई है, तो मे बी देयर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ diabetes insipidus condition। Question number 26। Which of the following lung sound is predominant in patient with asthma in exacerbation? जब कोई अस्थमा का पेशेंट एक्सपायरेशन करता है, एक्सलेशन करता है, तो उस समय कौन सा साउंड देखने को मिलता है, कौन सा लंग साउंड अस्कल्टेट होता है? ऑप्शन ए रॉन्की, ऑप्शन बी क्रैकल्स, ऑप्शन सी प्लूरल रब, ऑप्शन डी वीजिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रीवियस एग्जाम में कई बार इसे घुमा फिरा कर पूछा गया है। याद रखिएगा, अस्थमा पेशेंट में क्लासिकल सिम्टम के रूप में विस्लिंग साउंड या वीजिंग पाई जाती है। वीजिंग साउंड या वीजेस का मतलब होता है कि एक विस्लिंग साउंड, सीटी जैसी आवाज का सुनाई देना जब पेशेंट एक्सपायरेट करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 27।
हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HIV वायरस इज फाउंड इन। आपको बताना है कि किसी HIV पेशेंट में HIV वायरस का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन किस एरिया में मिलता है, सलाइवा में, CSF में, ब्लड में या फिर सीमेन में। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज ब्लड। याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनोवायरस जिसके द्वारा एड्स डिजीज होता है, इस वायरस का सबसे ज़्यादा प्रेजेंस या कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में होता है। क्वेश्चन नंबर 28, क्रैकलिंग साउंड बाइलेटरली एट द बेस ऑफ लंग इज रेफर्ड एज। अगर किसी क्लाइंट के दोनों लंग्स के बेस एरिया में आपको क्रैकलिंग साउंड सुनाई दे रहा है, लंग्स के बेस एरिया में क्रैकलिंग साउंड सुनाई दे रहा है, यानी बुलबुलों के, पानी के बुलबुलों के फूटने की आवाज़ जैसा साउंड सुनाई दे रहा है, तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, रोंकी, वीजिंग, रेल्स या फिर प्लूरल रब। इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज कॉल्ड रेल्स। अगर आपको लंग के बेस पर क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है बाइलेटरली, तो ये कंडीशन रेल्स कहलाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 29, S2 हर्ट साउंड ड्यूरेशन। हर्ट के अंदर टोटल 4 साउंड्स होते हैं, जिसमें से आपको S2 साउंड की ड्यूरेशन बतानी है। The right answer is the right answer is 0.11 seconds. S2 हर्ट साउंड 0.11 सेकेंड्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विल्म्स ट्यूमर इज एसोसिएटेड विथ। विल्म्स ट्यूमर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पॉलीसिस्टिक किडनी, ऑप्शन बी रीनल डिस्प्लेशिया, ऑप्शन सी रीनल हाइपोप्लेशिया, ऑप्शन डी हॉर्सशू किडनी। विल्म्स ट्यूमर किससे संबंधित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज हॉर्सशू किडनी। विल्म्स ट्यूमर होने पर हॉर्सशू किडनी, किडनी जो है हॉर्सशू शेप हो जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 31, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन इज। आपको किसी बच्चे में टीबी मेनिंजाइटिस होने पर कौन सा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा? एंसेफेलाइटिस, सबड्यूरल एम्फाइमा, हाइड्रोसिफेलस या फिर ब्रेन एब्सिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी हाइड्रोसिफेलस। याद रखिएगा, टीबी मेनिंजाइटिस का इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है हाइड्रोसिफेलस। क्वेश्चन नंबर 32, which laboratory finding is associated with HELLP syndrome in obstetric client? किसी obstetric client में अगर आपको HELLP syndrome को आइडेंटिफाई करना हो तो कौन सी लैब वैल्यू चेक करेंगे आप? ऑप्शन ए एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज, ऑप्शन बी एलिवेटेड प्लेटलेट काउंट, ऑप्शन सी एलिवेटेड क्रिएटिनिन क्लियरेंस, ऑप्शन डी एलिवेटेड हिपैटिक एंजाइम्स। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, और प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है इसे। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज एलिवेटेड हिपैटिक एंजाइम्स। एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स, एलिवेटेड हिपैटिक एंजाइम्स। गौर कीजिएगा, HELLP की फुल फॉर्म होती है हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट। यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, HELLP स्टैंड्स फॉर हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स एंड लो प्लेटलेट काउंट।
सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फॉर नर्सेस प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हम फेसबुक पेज पर, टेलीग्राम चैनल पर और इंस्टाग्राम पर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन नाम से अवेलेबल हैं। आप चाहें तो हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली टेलीग्राम पर, जहां आपकी प्रैक्टिस के लिए लगभग 3000 MCQs का कलेक्शन है, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।